हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की क्लास थर्ड के बारे में, जिसमें बेसिकली हम जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन सबको कैसे इंटीग्रेट किया गया और 2020 तक अब तक उनमें क्या इवोल्यूशंस हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। जो बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का पार्ट सेकंड का सेगमेंट है, और बाकी पार्ट्स की वीडियोस का लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर जो आई बटन है वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस सेगमेंट के लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताई जाएगी कि कैसे स्टेट्स को सीक्वेंस में याद रख सकें, और उसके साथ साथ एक एमसीक्यू होगा लास्ट में जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिचुएशन थी इंडिया में। तो इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडिया था उसके जो भी रीजन्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। पहला था ब्रिटिश प्रोविंस, मतलब कि वो सारे प्रोविंस, वो सारे राज्य जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली रूल किया जाता था। और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, मतलब कि वो सारे स्टेट्स या फिर जो प्रिंसली स्टेट मतलब कि जो राजाओं के जो रजवाड़े थे वो सारे, जिनमें मतलब राजा वगैरह होते थे या फिर क्वींस वगैरह के द्वारा रूल किया जाता था, उन सबको सेकंड पार्ट में रखा गया था। तो फिर उसके बाद में होता क्या है कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, 1947 में। तो उस एक्ट के थ्रू जो भी इंडिया का पार्ट था उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक पाकिस्तान बना था, एक बना था इंडिया। और वहाँ पे जो भी ये स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट, इन सब के पास में तीन ऑप्शन हुआ करते थे उस टाइम पे कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे, या फिर वो खुद इंडिपेंडेंट रह सकते थे। तो जो इंडिया की ज्योग्राफी थी उस पूरे एरिया में जो भी प्रिंसली स्टेट थे वो अप्रोक्सीमेटली 552 थे, 552, जिनमें से जो 549 थे, 549 जो थे, उन सब के द्वारा इंडिया को ज्वाइन किया गया था। बट वहाँ पे जो तीन थे बचे वाले, उनके द्वारा रिफ्यूज किया गया था, जैसे कि हैदराबाद जो था, जूनागढ़ था और कश्मीर, इन तीनों के द्वारा इनिशियली रिफ्यूज किया गया था, बट बाद में ये इंक्लूड हो गए थे। तो कैसे इंक्लूड हुए उन सब चीज़ों के बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही। बट जब ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ, तो जब मतलब ये स्टेट्स मिल गए, जो भी प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में मिल गए, तो उस टाइम पे जो भी एरियाज थे उन सबको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो पार्ट ए में जो भी मतलब प्रोविंसेस आते थे वो गवर्नर्स प्रोविंस कहते थे उन सबको। ब्रिटिश इंडिया का जो भी गवर्नर होता था उसके प्रोविंस थे। टोटल 9 थे, जैसे कि असम है, बिहार है, बॉम्बे है, एमपी है, मद्रास है, उड़ीसा है, पंजाब है, यूनाइटेड प्रोविंस है जिसको अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, और वेस्ट बंगाल है। और पार्ट बी जो था इसमें बेसिकली प्रिंसली स्टेट आते थे जिनकी लेजिस्लेचर थी, जैसे कि हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, मध्य भारत है, मैसूर है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब है, राजस्थान है, और सौराष्ट्र है, त्रवंकोर कोचीन है और विंध्य प्रदेश है। ये सारे पार्ट बी में आते थे। पार्ट सी में बेसिकली चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस आते थे, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे वो सब भी आते थे। टोटल ये 10 थे। ओके, पार्ट ए में 9 थे, पार्ट बी में भी 9 थे और पार्ट सी में 10 थे। ये जो टोटल 10 थे, जो जो कि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस थे, ये बेसिकली सेंट्रली एडमिनिस्टर किए जाते थे, जैसे कि अजमेर है, भोपाल है, बिलासपुर है, और कोच बिहार है, कुर्ग है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर एंड त्रिपुरा। और पार्ट डी जो था उसमें बेसिकली एक ही आइलैंड आता था जिसको सेपरेट रखा गया था, वो था अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे इंडिपेंडेंस के टाइम पे ए बी सी डी पार्ट में रखा गया था, तो फिर लोगों के द्वारा यहाँ पे डिमांड होने लगी कि हमको हमारी लैंग्वेज के बेसिस पे ही स्टेट चाहिए। मतलब हमारे एक जैसे बोलने वाले लोग एक जगह पे हों और दूसरी लैंग्वेज वाले दूसरी जगह पे हों, मतलब एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बनाया जाना चाहिए। इस तरीके से जो स्टेट्स हैं उन सबको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। तो ये जब लोगों के द्वारा डिमांड होने लगी तो 1948 में जून मंथ में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसको कि धार कमीशन बोलते हैं, क्योंकि उसको चेयर किया गया था एस के धार के द्वारा, जो बेसिकली एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन था। इस कमीशन को अपॉइंट करने का मेन मकसद यहाँ पे था ये देखना कि क्या इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे स्टेट्स बनाए जा सकते हैं, क्या एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट दिया जा सकता है या फिर नहीं। तो अब जब कमीशन बनाया गया है तो ये अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगा।
तो उसके बाद इसने दिसंबर मंथ में 1948 में ही अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में यहाँ पे बेसिकली फोकस ये रखा गया कि जो लिंग्विस्टिक फैक्टर जो था, मतलब एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि अगर मान लो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है तो वहाँ पे उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखा जाए कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को एडमिनिस्टर करेगी। इस बेसिस पे ही उन सारे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए, ना कि उसके लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब यहाँ पे लोगों के द्वारा तो डिमांड की जा रही थी कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट होना चाहिए, बट यहाँ पे उस डिमांड को देखा ही नहीं गया और कुछ और ही यहाँ पे रिकमेंड किया गया गवर्नमेंट के लिए। तो इस वजह से हुआ क्या कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा रिजेंटमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक कमीशन और अपॉइंट किया गया, एक और लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा दिसंबर मंथ 1948 में, जिसको JVP कमेटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली 3 मेंबर जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारामैया। तो इन तीनों के जो अल्फ़ाबेट हैं JV और P, इससे ही इस कमीशन को JVP कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके द्वारा दिसंबर 1948 में तो ये इस्टेब्लिश की गई या फिर अपॉइंट की गई। उसके बाद इसने अप्रैल मंथ में 1949 में खुद की एक रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में जो वन स्टेट वन लैंग्वेज का जो एजेंडा जो था कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बनाया जाए, उसको यहाँ पे कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया था। ओके, तो मतलब बेसिकली वन स्टेट वन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसके फेवर में कोई नहीं था, ना तो पंडित नेहरू थे ना फिर वल्लभ भाई पटेल थे। कभी कभी सिंगल लाइन में पूछ लिया जाता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या मतलब वन स्टेट वन लैंग्वेज के फेवर में थे, तो मतलब यहाँ पे कोई भी इन सब के फेवर में नहीं था बेसिकली। तो ये तो 1950s के आसपास की बात है। तो उसके बाद में होता क्या है कि 1953 में एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। तो आंध्रा स्टेट का एक पर्सन थे जो कि मतलब कांग्रेस पर्सन थे उस टाइम के, जो पोटी श्रीरामल्लू, ठीक है, पोटी श्रीरामल्लू जो थे उनके द्वारा हंगर स्ट्राइक की गई थी कि बेसिकली जो तेलुगु लोग जो थे, तेलुगु स्पीकिंग जो लोग थे, उन सब के लिए एक अलग से स्टेट बनाया जाए, ये उनकी मेन डिमांड थी। इस वजह से उनके द्वारा 56 डेज की हंगर स्ट्राइक की गई थी, जिसकी रिजल्ट में उनकी बाद में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा अक्टूबर 1953 में जो एक स्टेट बनाया गया था, आंध्रा स्टेट, जो कि एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था। और इसमें जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे, जो भी तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, उन सबको सेपरेट करके मद्रास स्टेट से एक नया स्टेट बनाया था, जिसको आंध्रा स्टेट नाम दिया गया था। तो कभी कभी जब क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो बनाया गया था वो बनाया गया था आंध्रा स्टेट। ओके, और इस आंध्रा स्टेट जो कि एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था, इसके बनने के बाद में लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई कि उनके द्वारा भी डिमांड करने लगी, बाकी सारे जो रीजन्स थे वहाँ पे भी कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कराया जाए, उनको भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट चाहिए था। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी तो इंडियन गवर्नमेंट को फोर्सफुली एक कमेटी अपॉइंट करनी पड़ी, एक कमीशन अपॉइंट किया गया दिसंबर मंथ में 1953 में। 3 मेंबर्स का एक कमीशन था जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फिर SRC या फिर फैज़ल अली कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसको बेसिकली चेयरमैनशिप किया गया था फैज़ल अली के द्वारा। उसके अलावा 2 मेंबर्स थे, उनमें थे एक थे KM पानिक्कर और दूसरे थे HN कुंजरू। तो इन तीनों मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से एकदम नए तरीके से री एग्जामिन किया गया पूरा जो क्वेश्चन था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो उसके बाद में दिसंबर मंथ 1953 में तो इसको अपॉइंट किया गया। उसके बाद 1955 में सितंबर मंथ में 1955 में इनके द्वारा इनकी रिपोर्ट सबमिट की गई, जिस रिपोर्ट में यहाँ पे वो जो आइडिया था कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे सेपरेट किया जाए, रीऑर्गेनाइज कराया जाए, तो उस आइडिया को तो एक्सेप्ट किया गया था, बट यहाँ पे जो थ्योरी थी कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बनाया जाए, उस थ्योरी को कम्प्लीटली यहाँ पे रिजेक्ट किया गया। और यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया जो है उसकी खुद की यूनिटी जो है उसको भी मेंटेन रखना है, मेन उस पर फोकस होना चाहिए इंडिया की यूनिटी पे, ना कि जो एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बना के छोड़ दिया जाए। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेन फोकस दिया गया इस रिपोर्ट में। और फिर उसके बाद में इसने 4 यहाँ पे मेजर फैक्टर्स बताए कि किस तरीके से स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, मतलब क्या क्या बेसिस होने चाहिए
जिसे मतलब कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है या फिर यूनिटी जो है उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ना कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट बना के उसकी जो यूनिटी है उसको तोड़ा जाए। और यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक बेसिस की जो बात की जा रही थी, यहाँ पे लिंग्विस्टिक के साथ साथ में जो कल्चर जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कराया जाए। उसके साथ साथ जैसे कोई भी स्टेट जो बनाया जाएगा तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, कैसे उसको फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी, क्या उसको इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, कैसे उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाए। उसके साथ साथ जैसे वहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे लोग रहेंगे, उनका जो वेलफेयर है उसको कैसे प्लानिंग करनी है, और पूरी कंट्री की एज ए होल, पूरी कंट्री की, इंडिया की कैसे प्लानिंग को मेंटेन रखना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट्स हैं उन सबको ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए। तो यहाँ पे फिर उसके द्वारा कुछ सजेशंस भी दिए गए थे कि जैसे अभी तक, इससे पहले इंडिया में क्या था, ABCD, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी तरीके से स्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया था, इस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया था, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी थी उन सबको। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बेसिकली बोला गया है कि ये जो फोर फोल्ड का जो सिस्टम है इसको कम्प्लीटली अबॉलिश किया जाए, और उसके साथ साथ जैसे टोटल जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब में 16 स्टेट बनाए जाएं और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरीज बनाई जाएं। तो यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा इन सारी जो रिकमेंडेशन दी गई थी इन सबको एक्सेप्ट तो किया गया था, बट उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए गए थे थोड़े थोड़े। जैसे कि उसके बाद में आता है क्या है कि 1956 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं, जिसमें बेसिकली 14 स्टेट बनाए गए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी 1956 में, 1 नवंबर 1956 को। और उसके साथ साथ जैसे जो ये पार्ट थे, पार्ट ABCD, इन सबको कुछ को अबॉलिश कर दिया गया था, कुछ को एक दूसरे में मिला दिया गया था। मतलब जैसे एक स्टेट का एरिया को दूसरे के साथ मर्ज कर दिया, या फिर जैसे मान लो कोई एरिया है उसमें से कुछ नया पार्ट काट के इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। इस तरीके से जो पार्ट ABCD थे इनको डिवाइड किया गया था। ये सारा जो किया गया था बेसिकली स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था, जिसके थ्रू जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसमें ये जो पार्ट ABCD थे इन सबको हटाया गया और जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। अब यहाँ पे कुछ एरियाज जैसे जिनको मर्ज किया गया था, अगर उनकी हम बात करें तो जैसे कि ट्रवंकोर कोचीन स्टेट जो था, उसके अलावा मद्रास स्टेट का जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था, और एक कासरगोडे था जो साउथ कनाडा है वहाँ का, मतलब दक्षिण कनाडा जो है वहाँ का बेसिकली। तो इन सारे एरियाज को मिला के एक स्टेट बनाया गया था केरला। और वहीं पे जैसे तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो था, मतलब हैदराबाद स्टेट का, उसको आंध्रा स्टेट में इंक्लूड करके वहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया। वहीं पे जैसे कि मध्य भारत स्टेट जो था, विंध्य प्रदेश था और भोपाल स्टेट था, इन सबको मिला के MP बनाया गया था। और सौराष्ट्र स्टेट और कच्छ स्टेट जो है इन सबको मिला के एक बॉम्बे स्टेट बनाया गया था। कुर्ग स्टेट से जो मैसूर स्टेट है वहाँ पे बनाया गया था। और उसके अलावा जैसे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो थी उन सबको मिला के एक पंजाब स्टेट बनाया गया था। अजमेर स्टेट को राजस्थान स्टेट में कन्वर्ट किया गया था। उसके अलावा जैसे मद्रास स्टेट का जो एरिया था वहाँ से एक पार्ट को हटा के उस टेरिटरी को लक्काडीव, मिनिकोय, अमनीडीवी आइलैंड, या फिर जिसको लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं, वो आइलैंड बनाया गया था बेसिकली। तो इस तरीके से तो 1956 में ये बन गए थे, 14 स्टेट बन गए थे, 6 यूनियन टेरिटरीज बन गए थे। बट असली जो मॉडिफिकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1956 के बाद में। जैसे कि 1956 के बाद में 1960 में जो स्टेट या फिर जो रीजन जो था उसकी कल्चरल और लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ स्टेट्स को डिवाइड करके या फिर किसी भी तरीके से, मतलब कुछ और स्टेट्स बनाए गए थे। जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात की अगर हम बात करें तो 1960 में, 1960 में जो बॉम्बे स्टेट था उसको 2 सेपरेट स्टेट में बनाया गया। जैसे मराठी स्पीकिंग जो लोग थे उन सब के लिए एक महाराष्ट्र स्टेट बनाया गया और गुजराती स्पीकिंग लोगों के लिए गुजरात स्टेट बनाया गया। तो यहाँ पे जो बॉम्बे स्टेट था उसमें से एक पार्ट जो था बॉम्बे, उसको तो महाराष्ट्र बना दिया और एक नया पार्ट बना गुजरात, जो कि इंडिया का 15th स्टेट बना था। अब यहाँ पे उसके अलावा भी अगर सेकंड बात करें तो दादर एंड नागर हवेली उसके बाद में बना था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले होता क्या था कि जैसे दादर नागर हवेली का जो रीजन था इसको
पोर्तुगीज़ के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, फिर 1954 में इसका लिबरेशन हुआ था, और यहाँ पे जो यहाँ के लोग थे उनके द्वारा एक एडमिनिस्टर भी चूज़ किया गया था, जो कि 1954 से 1961 तक के पीरियड में उस ये दादर एंड नागर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको संभालने का काम करता था। उसके बाद में इंडिया में इसको 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। ये किया गया था 1961 में, 1961 में। और यहाँ पे ये जो अमेंडमेंट है 10th नंबर की अमेंडमेंट, ये याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं इस तरीके से पूछने की दादर एंड नगर हवेली में किस अमेंडमेंट के थ्रू उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। अब यहाँ पे फिर उसके बाद में किया गया था गोवा एंड दमन द्वीप को। देखो इंडिया के द्वारा ये जो 3 एरियाज थे, गोवा, दमन और दीव, इन तीनों टेरिटरीज को पोर्तुगीज से एक्वायर किया गया था 1961 में, और पुलिस एक्शन के थ्रू। तो फिर बाद में इन सबको जो 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1962 में जिसको पास किया गया था, उसके तहत इन सबको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बट बाद में जो गोवा है उसको 1987 में स्टेट बना दिया गया था, और वहीं पे जो दमन एंड दीव जो है उसको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बट इसके बारे में भी अभी रिसेंटली 2020 में 26 जनवरी 2020 को जो दादर एंड नागर हवेली जो है और दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरीज थी, इन दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसमें बेसिकली दादर, नागर हवेली, दमन दीव, इन सारे का जो एरिया है उसको कंबाइन करके यहाँ पे बनाया गया है। जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इसका आइडिया था मर्ज करने का, वो जुलाई मंथ में 2019 में प्रपोज किया गया था, और अभी 26 जनवरी 2020 को पार्लियामेंट के द्वारा इस लेजिस्लेशन को पास करके दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। ओके, फिर उसके बाद में आता है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो है वो बेसिकली एक फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि इंडिया में थी। यहाँ पे कई सारे एरियाज जैसे कि पुडुचेरी, कराईकाल, माही, यनम, इन सारे एरिया से मिलकर ये पुडुचेरी बनता था, जिसको कि फ्रेंच के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो बाद में 1954 में 1954 में जो ये टेरिटरी थी फ्रेंच के द्वारा इंडिया को हैंडेड ओवर कर दी गई थी। फिर उसके बाद में 1954 में ये हो गया, 1954 से 62 तक ये बेसिकली इसको एक एक्वायर टेरिटरी की तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। फिर बाद में एक अमेंडमेंट की गई थी 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंडर इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1962 में। फिर उसके बाद में नागालैंड आता है 1963 में। जो नागालैंड का जो स्टेटहुड है वो बेसिकली जैसे नागा हिल्स का जो रीजन है या फिर तुएनसेंग एरिया का जो रीजन है, जो मतलब बेसिकली असम स्टेट का पार्ट है, इन सबको मिला के एक नागालैंड स्टेट बनाया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो हॉस्टाइल मूवमेंट हुई थी नागाज की, उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे एक सेपरेट स्टेट नागालैंड बनाया गया था। बट नागालैंड को स्टेट देने से पहले, मतलब इसको 16th स्टेट ऑफ बनाया गया था इंडियन यूनियन का, तो इसको मैं बेसिकली जैसे मतलब जब इसको स्टेट बनाया गया था तो उससे पहले ये जो आसाम के गवर्नर थे उसके अंडर में ही आता था, उनके द्वारा इसको गवर्न किया जाता था 1961 में, और फिर उसके बाद 1963 में इसको एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था। अब यहाँ पे फिर आता है हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में ये सिचुएशन हुई थी कि जो पंजाब का जो स्टेट था उसको बेसिकली हरियाणा में, जो कि 17th स्टेट बना, और एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है उसमें बनाया गया था। दो तरीके से, एक तो हरियाणा बना दिया गया था 17th स्टेट, और उसके बाद में एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बना दी गई थी। फिर उसके बाद में हुआ ये कि वहाँ की जो पंजाबी सभा जो थी, मतलब बेसिकली वहाँ पे एक अकाली दल था जिसके लीडर थे मास्टर तारा सिंह, तो उनके द्वारा यहाँ पे कंसर्न्स रेज की गई, डिमांड की गई कि उनके लिए एक सेपरेट सिख का होमलैंड होना चाहिए। जिसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि इस रिकमेंडेशन पे ही एक शाह कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, जिसके अंदर हुआ ये कि जो पंजाबी स्पीकिंग जो लोग थे उन सब के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था जिसको पंजाब स्टेट बोला गया। हिंदी स्पीकिंग जो लोग थे उन सब के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया गया जिसको हरियाणा बोला गया, और जो तीसरा पार्ट था वो था हिली रीजन। ठीक है, हिल वाला जो रीजन था वो बनाया गया था हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट इसके बनाए गए थे।
फिर 1971 में जो हिमाचल प्रदेश जो बनाया गया था उस 1966 में, वो तो एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, बट उसको 1971 में इसी एक स्टेट बना दिया गया जो इंडिया का 18th स्टेट बना था, हिमाचल प्रदेश, जिसको कि 1971 में बनाया गया था। फिर उसके बाद में आता है मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो इनिशियली होता क्या था कि इनिशियली 22nd एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1969 में, जिसके द्वारा जो मेघालय है उसको एक ऑटोनोमस स्टेट या फिर सब स्टेट बनाया गया था। जो मतलब कि स्टेट के जो असम स्टेट था उसके अंदर ही इसकी खुद की एक लेजिस्लेशन बना के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना के एक इसको ऑटोनोमस स्टेट या फिर एक सब स्टेट का दर्जा दिया गया था मेघालय को 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। बट यहाँ पे भी जो लोग रहते थे मेघालय के, उनको इससे सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, और यहाँ पे जब उनको सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, और जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जो यूनियन टेरिटरीज थी उन सबको भी असम से ही बनाया गया था। तो यहाँ पे जब मेघालय के लोगों को सेटिस्फिकेशन नहीं मिला तो 1972 में जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि मणिपुरा और त्रिपुरा की जो यूनियन टेरिटरीज थी दोनों, इन सबको, और उसके अलावा जैसे मेघालय का जो सब स्टेट था, इन सबको एक स्टेटहुड का दर्जा दिया गया, और वहीं पे जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की जो दो यूनियन टेरिटरी थी उनको बनाया गया था, जिनको बेसिकली NEFA बोलते हैं, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, जिसमें बेसिकली जो इंडिया के जो स्टेट थे वो 21 हो गए थे यहाँ तक। 19th स्टेट बना था मणिपुर, 20th बना था त्रिपुरा, और उसके बाद में सबसे लास्ट 21st बना था मेघालय। तो ये सारी सिचुएशन 1972 में हुई थी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। फिर उसके बाद में सिक्किम पे आते हैं, ठीक है। सिक्किम बेसिकली 1947 से पहले तक जो सिक्किम था वो जो इंडिया के एक प्रिंसली स्टेट थे चौग्याल, उनके द्वारा इसको गवर्न किया जाता था, रूल किया जाता था। फिर उसके बाद 1947 में जब ब्रिटिश की जो एम्पायर थी वो पूरी तरीके से लैप्स हो गई, इंडिया पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, तो सिक्किम जो है उसको एक प्रोटेक्ट्रेट ऑफ इंडिया का एक स्टेटस दिया गया था, जहाँ पे मतलब बेसिकली ये हो गया कि जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा सिक्किम के जो भी डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और जो भी कम्युनिकेशंस हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, और बाकी सारे मैटर सिक्किम खुद हैंडल करता था। तो फिर उसके बाद में इस तरीके से ये चला 1947 के बाद, और फिर उसके बाद 1974 में सिक्किम जो है वहाँ के लोगों ने बोला कि इंडिया के साथ में उसकी और ज़्यादा एसोसिएशन होनी चाहिए। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1974 में, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। इसमें बेसिकली हुआ ये कि जो सिक्किम था उसको एक नई क्लास का स्टेटहुड दिया गया। यहाँ पे सिक्किम को बेसिकली एक एसोसिएट स्टेटस दिया गया, मतलब एसोसिएट स्टेट का एक दर्जा दिया गया था सिक्किम को इंडियन यूनियन में। तो यहाँ पे जब सिक्किम को ये दिया गया था तो इसके लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया था 2A, और एक नया शेड्यूल ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में, जिसमें बेसिकली इस टाइप की जो एसोसिएशन है उसकी क्या क्या टर्म्स थी, क्या क्या कंडीशंस थी, उन सबको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये सारी सिचुएशन हुई थी 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब इस एक्सपेरिमेंट पे भी कुछ खास मतलब इफेक्ट पड़ा नहीं, लोगों को सेटिस्फिकेशन इस चीज़ से मिला नहीं, वहाँ के जो सिक्किम के लोग थे। तो फिर उसके बाद में एक रेफरेंडम आता है 1975 में, और उसमें जो सिक्किम के लोग थे उनके द्वारा वहाँ पे वोट किया गया कि जो चौग्याल का जो इंस्टीट्यूशन है उसको पूरी तरीके से अबॉलिश किया जाए, और फिर जाके 1975 में जो सिक्किम है वो इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बना, और जिसके लिए 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1975 में, जिसके द्वारा जो सिक्किम है उसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया था इंडिया का, जो कि 22nd स्टेट बना था। अब यहाँ पे जब ये 36th अमेंडमेंट लाई गई थी तो इसके द्वारा जो फर्स्ट शेड्यूल है और फोर्थ शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उन सबको भी अमेंड किया गया, और उसके साथ साथ एक नया आर्टिकल 371F भी ऐड किया गया, जिसमें बेसिकली सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए। और यहाँ पे जो 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी जिसके अंडर जो आर्टिकल ऐड किया गया था आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल में जो ऐड किया गया था उन सबको रिपील किया गया था। और फिर उसके बाद में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो सिक्किम है उसको एक फुल स्टेट का दर्जा दिया गया।
उसके बाद में आता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो 1987 में 1987 में जो तीन स्टेट थे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा जो है ये स्टेट बने थे। जैसे कि जो मिजोरम है वो 23rd स्टेट बना था, अरुणाचल प्रदेश 24th और गोवा जो है वो 25th बना था। गोवा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो जो मिजोरम की यूनियन टेरिटरी थी वो उसको एक फुल स्टेटस बनाया गया था, जिसमें बेसिकली एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन किया गया था, जिसको मिजोरम पीस अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्रीमेंट 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके साथ में, और जो मिजो नेशनल फ्रंट जो था उन दोनों के साथ में यहाँ पे ये साइन किया गया था। इससे पहले काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी चली थी 2 डेकेड तक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजो नेशनल फ्रंट है इन दोनों के बीच में। फिर 1986 में एक MOS, जिसको मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं या फिर मिजोरम पीस अकॉर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये साइन किया गया था। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक 1972 से एक यूनियन टेरिटरी भी था, तो उसके बाद में उसको एक स्टेटस दिया गया 1987 में स्टेट का, जो कि 25th स्टेट बना था। और जो गोवा था, जिसको कि बेसिकली जो गोवा एंड दमन दीव की जो टेरिटरी थी वहाँ से सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया था, जो कि 25th स्टेट बना था इंडिया का। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो 2000 में 2000 सन में ये जो तीन स्टेट थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो थे, इन सबको, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ जो है उसको MP से, मध्य प्रदेश से काट के बनाया गया था, और उत्तराखंड जो है उसको UP से बनाया गया था, और झारखंड जो है उसको बिहार से 2000 में अलग अलग स्टेट बनाए गए थे। जो कि बेसिकली छत्तीसगढ़ जो था वो 26 स्टेट बना, उत्तराखंड 27 और झारखंड 28 स्टेट बना था। अब बात करते हैं तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना जिसको कि 2014 में जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन था वहाँ से सेपरेट करके एक नया स्टेट बनाया गया था, जो इंडिया का 29th स्टेट था। ओके, तो ये तो आपको पता ही होगा। बट अगर आंध्र प्रदेश का थोड़ा बेसिक हम जाने, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं, जैसे आंध्रा जो स्टेट था उसको 1953 में बनाया गया था, जो कि इंडिया का एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट था आंध्र प्रदेश, जिसको कि बेसिकली वहाँ पे जो मद्रास वाला जो रीजन था जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, उन सारे एरियाज़ को मिला के एक आंध्रा स्टेट बनाया गया था। मद्रास वाला मतलब जो अब तमिलनाडु में आता है। और उस टाइम पे आंध्रा स्टेट की जो कैपिटल हुआ करती थी वो कुर्नूल हुआ करती थी, और उसका जो हाई कोर्ट लगता था वो गुंटूर में इस्टेब्लिश था, है ना। तो अभी यहाँ पे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में जो आया था, उसमें हुआ क्या, उसमें जो तेलुगु स्पीकिंग लोग जो थे हैदराबाद स्टेट के, और जो आंध्रा स्टेट जो पहले से ही बना हुआ था, इन दोनों को मिला के एक आंध्र प्रदेश स्टेट बनाया गया था, जिसकी कैपिटल को शिफ्ट करके हैदराबाद कर दिया गया। और उसके बाद में 2014 में जो आंध्रा प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो लाया गया था, उसमें बेसिकली जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया था उसको बाइफरकेट करके दो स्टेट बनाए गए, एक बनाया गया आंध्रा, दूसरा बनाया गया था तेलंगाना। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में बेसिकली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबको पता है कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था, जिसको बेसिकली स्पेशल स्टेटस भी दिया गया था, जो आर्टिकल 370 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर। तो बाद में इसको बाइफरकेट करके दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल 370 था इसको हटा दिया गया पूरी तरीके से, यहाँ पे भी इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और ये जो ऑर्डर था, ये बेसिकली जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, ये बेसिकली दिया गया था 1954 में, जो द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, इसके अंडर ये सारे ऑर्डर्स दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, जिसको कि अभी सुपरसीड किया गया 2019 में, तो द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 के द्वारा। और 2019 में जो भी प्रोविजंस थे जम्मू एंड कश्मीर को, वो सारे हटा दिए गए। उसके साथ साथ जो आर्टिकल 370 था वो भी इनऑपरेट कर दिया गया। अब यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला जो ये एक्ट लाया गया था 2019 में, इसमें बेसिकली दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो भी
मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको इसमें कंप्राइज किया गया। सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, बस कुछ को छोड़ के, जैसे कारगिल है और लेह डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सारे जो है लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है उसको दिए गए। ओके, तो अब यहाँ पे जो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो इंडिया में तो 14 से 28 तो स्टेट हो गए थे। ओके, क्योंकि 29 हुए थे तेलंगाना के टाइम पे, तो बट बाद में जम्मू कश्मीर जो था इसको भी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वापस से 28 हो गए। ओके, अब 28 तो स्टेट हो गए, और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जो 1956 में जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी, अभी 2019 में हो गई थी 9। ठीक है, और अभी 2020 में है 8, क्योंकि जो दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीव जो है उन दोनों को मर्ज किया गया था अभी 26 जनवरी 2020। अब यहाँ पे कई सारे जो एरियाज हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के, उन सब के नाम भी चेंज किए गए हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस जो था उसको, वो फर्स्ट स्टेट था जिसका नाम चेंज किया गया था, उसका नाम 1950 में 1950 में उत्तर प्रदेश किया गया था। उसके अलावा जैसे मद्रास है, उसका नाम 1969 में तमिलनाडु किया गया था। उसके साथ साथ जैसे मैसूर जो है उसको कर्नाटक नाम दिया गया था 1973 में। और उसी साल में जो लक्कड़ीव मिनिकोय अमनीडीवी आइलैंड जो है उसको लक्षद्वीप आइलैंड दिया गया था। और 1992 में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो थी उसको रीडेजिग्नेट किया गया था एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब वहाँ पे जो उसका स्टेटस था उसको कोई चेंज नहीं किया गया था, जो उसको स्टेटस दिया गया 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1991 में। ये अमेंडमेंट एक्ट क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे, तो दिल्ली के बारे में बात करेंगे। और उसके अलावा 2006 में जो उत्तरांचल था उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया था। और 2006 में ही जो पौंडीचेरी थी, पहले पुडुचेरी जो है उसका नाम पौंडीचेरी हुआ करता था, उसको 2006 में चेंज करके पुडुचेरी किया गया। और 2011 में जो उड़ीसा है उसका नाम चेंज करके उड़ीसा किया गया। ओके, ये सारे जो चेंजेस हैं ये सब किए गए थे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नामों में। अब यहाँ पे इनको कैसे याद रखा जाए कि कौन से स्टेट को कब बनाया गया, तो इसके सीक्वेंस को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, ये मैंने गूगल से ही ली है, मेरा खुद का कोई इसमें हाथ नहीं है। तो इसके लिए बेसिकली एक सिंपल सी ट्रिक है, इससे काफ़ी जो मेजर जो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज वाला जो रीजन है उन सबको याद रख सकते हैं हम। जैसे आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी दे सकता है। ओके, तो जब जैसे आम जो है यहाँ पे ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, फिर उसके बाद में GU से हो जाएगा गुजरात। ठीक है, और यहाँ पे जो M बचा था वो उससे हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर उसके बाद NA जो है उससे नागालैंड हो जाएगा, फिर H जो है उससे हरियाणा हो जाएगा, फिर उसके बाद में ही से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और मेघ से हो जाएगा मेघालय, और मंत्र में MAN से हो जाएगा मणिपुर, और त्रय से हो जाएगा त्रिपुरा। उसके अलावा जो C है यहाँ से हो जाएगा सिक्किम, जिसको फुल फ्लैज का स्टेटस मिला था 1975 में। उसके अलावा जो गर्मी वर्ड है यहाँ पे G से हो जाएगा गोवा, और AR से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और MI से हो जाएगा मिजोरम। तो मेजर जो स्टेट्स हैं इन सबको आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ज़्यादातर इनके बारे में ही पूछते हैं। और वैसे भी अगर आप देखें जब आपको इतने के बारे में पता होगा तो बाकी के तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं। ओके, अब बारी आती है हमारे इस क्वेश्चन की, जो सेगमेंट के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यूनियन जो इंडिया के यूनियन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, जैसे नागालैंड जो है उसका स्टेट फॉर्मेशन, उसके अलावा जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके साथ साथ जो हरियाणा जो है उसका स्टेट का फॉर्मेशन, गुजरात के स्टेट का फॉर्मेशन। तो इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन सा सबसे पहले बना, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन हुआ है और कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है उन सब के बारे में। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.